आपसे कहा था जरा चेक कर लीजिएगा, किसी ने क्वेश्चन चेक किए हैं कि नहीं अभी तक? जी सर किए हैं। जी बताएं जी, क्या कुछ है? सर पहला शॉर्ट क्वेश्चन 3 आए। पहला शॉर्ट ये है कि राइट मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ठीक है। दूसरा सर ये है कि राइट रोल ऑफ अबसिसिक एसिड इन सीड डोरमेंसी। 2, ठीक है। तीसरा सर शॉर्ट है कि राइट फिजियोलॉजी का रीजंस ऑफ सीड डोरमेंसी। तीन ही शॉर्ट बता रहे हैं। 3 शॉर्ट हो गए। अच्छा, तीनों ही सी डायमेंसी पे हैं, एक हार्मोन, फिजियोलॉजी और ठीक हो गया जी। और लॉन्ग क्वेश्चन? सर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आया जो मैंने लॉन्ग प्रीवियस चेक किया। क्वेश्चन जी, अंदर ये बात बताएं। जी सर ये ही तीन ही शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, लॉन्ग नहीं आया कोई भी। लॉन्ग में नहीं है। चलें, इसका मतलब है कि उन्होंने उसको अहमियत नहीं दी है इतनी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी इसको अहमियत ना दें। मैं कोशिश करूंगा कि इस तमाम टॉपिक्स को जो है रिवाइज करवा दूं, ताकि कम से कम कोई ये ना कहे जो फलां चीज़ रह गई है हमारी। बहरहाल टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ असूली तौर पर। ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन पूछने वाले ने चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और रीज़न ये है कि शॉर्ट स्पेस सिस्टम में प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से और फुल क्वेश्चन जरा कम कम होते हैं, और जब लॉन्ग क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किए हों तो बच्चों के पास जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन से कभी भी कंसेप्ट नहीं बन सकता किसी चीज़ का। सब्जेक्ट को समझने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, फुल चैप्टर की स्टडी रिक्वायर्ड होती है, और इसमें जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो भी इतने कोई खास अच्छे नहीं होते। आपने, आई एम श्योर आप लोगों ने ए लेवल और ओ लेवल का नाम तो जरूर सुना हुआ है। आई एम श्योर कि आप इन नामों से वाकिफ होंगे। जी सर। अब वहाँ पे जो वो एमसीक्यूज पूछते हैं, उनके एमसीक्यूज हमारे एमसीक्यूज से बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, और वो इस तरह से पूछ जाते हैं कि फर्ज कीजिए प्रैक्टिकल के रेफरेंस से आपने अगर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हुआ है, आप परफॉर्मेंस के लिहाज से कुछ एमसीक्यूज पूछते हैं, और वैसे होते हैं कि अगर आपने वाकई परफॉर्म किया हुआ है और उसको नोट भी किया है, रिकॉर्ड भी किया है, तो जवाब दे सकेंगे। आप खाली पढ़ के उनका जवाब नहीं दे सकते। एक दूसरी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक और टेस्ट है, अगरचे कि दुनिया में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप लोगों ने जीआरई का नाम जरूर सुना होगा। आई एम श्योर आप लोग जीआरई के नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? जीआरई टेस्ट है ये जी। किसी ने जीआरई टेस्ट का नाम नहीं सुना है? चलें फिर सुन लीजिए। दुनिया में अगर आप किसी और मुल्क में जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जिनमें एक मशहूर टेस्ट जीआरई। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के मोस्ट जो ममालिक हैं वो जीआरई को एक्सेप्ट करते हैं, और वही उसको मैनेज भी करते हैं। इस तरह के टेस्ट की मैनेजमेंट ज़्यादातर या तो अमेरिका कर रहा होता है या बरतानिया कर रहा होता है। बहरहाल जीआरई टेस्ट जो है वो इंग्लिश बेस्ड होता है, और उसके दो हैं, एक है जीआरई जर्नल और एक है जीआरई सब्जेक्ट। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ जीआरई जर्नल टेस्ट लेती हैं, और वो जर्नल टेस्ट जो होता है वो उसमें ज़्यादा पोर्शन इंग्लिश का होता है। इंग्लिश का उसमें कुछ मैथ, लॉजिक और कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसकी बाकायदा काफ़ी तैयारी करते हैं और बड़ी मुश्किल से उसको क्लियर करते हैं। दूसरा टेस्ट है जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ उसको रिक्वायर करती हैं, लेकिन हैरानकुन चीज़ है कि बड़े बड़े फन्ने खां पहलवान हमारे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठे होते हैं, जब वो जीआरई टेस्ट देते हैं तो शाज़ नादिर भी होता है जो उसमें सिर्फ वो बंदे जिनके पास प्रॉपर नॉलेज मौजूद है, क्योंकि वो खासा टफ होता है। हमारे यहाँ, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन। अब जो याद आ रहे हैं, जो कुछ मैंने देखा है पिछले, पूरा चैप्टर है जी कार्बोहाइड्रेट, उसमें 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन पॉलीसैकेराइड्स, राइट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे बीएस के इम्तिहान में, यूनिवर्सिटीज के इम्तिहान में। हमारे यहाँ क्वेश्चन का ये म्यार है जो कि बहुत ही माठे वाला है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सीएसएस का नाम भी सुना होगा। सीएसएस पाकिस्तान के हवाले से जी सर सुना हो। सीएसएस भी एग्जाम है, उसमें भी चंद कंपल्सरी सब्जेक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो कि ऑप्शनल होते हैं उनका टेस्ट होता है। वो लोग जो सीएसएस के पेपर्स जब होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट के लिहाज से क्वेश्चन हो जाते हैं वो वाकई म्यारी होते हैं, टफ होते हैं,
वहाँ MCQs ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वहाँ पे सारा का सारा फुल फ्लेज लिखने वाला पेपर होता है। और पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उससे पता चलता है किसी बंदे को पर्सपेक्टिव कितना आता है एक, या फिर ये है कि जो MCQs हैं वो टफ होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सीधे सीधे वो जो किताब की वर्डिंग सामने रखी और उसी का एक MCQ बना दिया, और वो फिगर भी कौन सा लेते हैं जो सबसे मशहूर हो, जो 3-4 मशहूर चीज़ आती हैं वो पूछ लेते हैं, जो डीप डिटेल्स होती हैं वो नहीं पूछते। इसका रिजल्ट बहुत अजीब गरीब निकलता है। बहरहाल याद रखिए सब्जेक्ट पढ़े बगैर नहीं आ सकता है। MCQs की बेस के ऊपर आप वो MCQ जो पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे इंटर लेवल के ऊपर बोर्ड के एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में जो MCQs आते हैं ये बहुत ही माठी किस्म के होते हैं, बहुत अच्छी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। उसके मुकाबले में MCAT वगैरह में कभी कभी ऐसे पेपर आ जाते हैं, ये वो वाले पेपर हैं जिनमें बोर्ड्स के टॉपर फेल हो जाते हैं। आपने कभी सुना हो और किया हो कि कई बार ऐसा हुआ कि MCAT हुआ और पता चला जी बिजनौर बोर्ड का या फलां बोर्ड का एक बच्चा जो टॉपर था वो फेल हो गया। अब वहाँ पे टॉपर्स कुछ और तरह के होते हैं, जहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम प्रॉपर ना हो वहाँ पे बहुत सी गड़बड़ होती रहती है, और जब टफ पेपर आ जाए तो फिर वहाँ पे बोर्ड के टॉपर्स डाउन टॉपर हो जाते हैं। जी हमारे जी अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले इंट्रोडक्शन है सी डार्विन और बर्ड डार्विन। सी डार्विन ज़्यादा पॉपुलर है, बर्ड डार्विन ज़रा कम मशहूर है, और डिटेल्स ज़्यादा सी डार्विन की हैं, इसलिए मैं पहले सी डार्विन को एक्सप्लेन करूँगा। लोकल अपने हम मुआशरे के लिहाज से बात करने लगे हैं। आई एम श्योर कि आपको पंजाबी सबको आती होगी। मैं दो नाम बोल रहा हूँ, ये दो सेट्स हैं नेम्स के। पहला नाम है जी, क्या आप, मैं दो लफ्ज़ बोलूँगा, क्या आप जानते हैं ये क्या है? रबी और खरीफ। क्या आपने ये नाम कहीं पढ़ा होगा? आपको बता सकता है जो मैंने नाम बोले हैं ये किसे शो जी करते सर, हैं? सर क्रॉप। ये यस सर। दो ज़राअत में पढ़ा था। जी बिल्कुल, 3 लोगों ने जवाब दिया है जी। और मौज है कि नहीं है इस वक्त? जी मौज आप बैठे हुए हैं। अब सॉरी सर, आप, मुआज आपने हाँ मैं जी बिल्कुल आप ही को कह रहा हूँ। जी जी अब सर। देखिए कि मैंने कल भी कहा था कि जब मैं सवाल पूछता हूँ तो पूरी क्लास का सवाल होता है, जवाब देने वाले बच्चे 3-4 ही होते हैं। जी ऐसे ही है कि नहीं? अब बेशक। चूंकि आपका ताल्लुक भी एक ज़री ख़ानदान से है, आपकी भी जी ज़मीनें मौजूद हैं, अगर आप बताएंगे कि रबी क्या होती है और खरीफ क्या? नहीं सर, कोई कैसे। हम खुद देख लें कि ये कंडीशन, ये सूरत हाल हो गई है ये, कि जी एक ज़री ख़ानदान का चश्म चिराग होने के बावजूद माज को बिल्कुल नहीं पता कि रबी और खरीफ क्या चीज़ है। ये आज आपने नो अपने सर, अब्बा जी से पूछना है और फिर कल आके बताना, इंशाल्लाह। ठीक है? ओके। चलिए जी, अब जिन लोगों ने यस कहा था जी कि उनको पता है वो बताएंगे जी, लेकिन पहले हैंड रेस करें, सब लोग इकट्ठे नहीं बोलेंगे। कौन बताना चाह रहा है? या माइक ऑन कर रहे हैं, जिसको कहूँगा फिर वो जवाब देगा। माइक ऑन कर लीजिए जी। अंदलीब ठीक है, आप जवाब दें। सर रबी क्रॉप्स वो होते हैं जो विंटर में सोन किए जाते हैं, मतलब कि उनके सीड्स, और स्प्रिंग में हार्वेस्ट किया जाता है। ये मैंने सोशल स्टडीज में पढ़ा था। ठीक है, और खरीफ? वो सर इससे ऑपोजिट होते हैं, जो समर में जो है उनको सोन किया जाता है और बाद में विंटर में हार्वेस्ट किया जाता है। चलें अब फ़र्क नोट कीजिए जी कि आई एम श्योर के अंदलीब आपका गाँव से ताल्लुक है कोई? सर बैकग्राउंड तो सबका गांव से ही है, पर मतलब कि हम इतना ज्यादा जाते नहीं है, हमारा इतना ताल्लुक नहीं है हाँ बिल्कुल कभी वही गांव में इतना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जाने का। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोग, चूँकि पाकिस्तान में जो कंडीशन थी, मेजॉरिटी लोगों का ताल्लुक देहात से था, बैकग्राउंड बहुत से लोगों का देहात में। लेकिन मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं बहुत कम बार जहाँ पे हमारी अपनी ज़मीन है, मैं वहाँ पे बहुत ही कम कम गया हूँ, बहुत ही कम। वो चूँकि ख़ास दूर-दराज़ एरियाज़ में मौजूद है, और जब बंदा शहर में रहने का आदी हो जाए, तो उसके लिए देहात में जाना और रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल इंफॉर्मेशन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी माठी नहीं है जितनी कि आप लोगों को। ये ओवरऑल क्लास की बात हो रही है जी, मैंने क्लास के रेफरेंस से कहा है। जी चूँकि जवाब आ गया, चलें अब मैं 2 लफ्ज़ और बोल रहा हूँ जी, अब इसका जवाब कौन देगा? लफ्ज़ है जी सोनी ते साड़ी। ये क्या होता है? पंजाबी के लफ्ज़ हैं,
और बॉय साइड पे या वो लोग जिनका गांव से ताल्लुक है। जी, असरा ने माइक ऑन किया था। सर रिपीट रिपीट कर दे लफ्ज। सोनी और साड़ी। जी सर। जी, सर नहीं ताहर पता। ताहर सर जेठ हाड़ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ मौसम गरमा की फसलें हैं सर यानी कि गंदम जब यानी काश्त होती है जी हाड़ी नहीं कहते तो सौनी कहते हैं सर जिसदा धान काश्त होगी यानी कि सौनी कहते हैं। जी, ठीक हो गया जी। ये असल में दो डिफरेंट लैंग्वेज के अल्फाज थे, चीज़ एक ही थी लेकिन लैंग्वेज के अल्फाज में फ़र्क है। मैं अब सिंपल एग्जांपल, मैं बजाय टेक्निकल लफ्ज़ों में मैं सादा लफ्ज़ बयान करने लगा हूँ। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गंदम खरीदते होंगे और अपने घर में गंदम रखते होंगे। कितने बच्चे हैं जी? यस जी सर। सर। यस सर। जी, जी कुछ सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत से बच्चों के घरों में, अब आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ मई और जून ये महीने हैं जिसमें लोग गंदम खरीद लेते हैं और अपने घर में स्टोर करते हैं, और इसलिए कि पाकिस्तान में सुबह सिंध में अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से फसल कटना शुरू हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो आगे मुल्तान तक पहुँचती है, फिर आगे ऑनवर्ड। क्योंकि जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं वो ज़्यादा करीब हैं ट्रॉपिक्स के, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, फसल जल्दी पक जाती है, जल्दी उगाते हैं, जल्दी पक जाती है। और जो हम नॉर्थ में जाते हैं तो फसल पकने में ज़्यादा टाइम लगता है और देर से काटी जाती है। बहरहाल अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने हैं जिसमें गंदम काट ली जाती है। जब आप गंदम काट लेते हैं, अगर आप कटी हुई गंदम को दोबारा वहाँ पे उन्हीं खेतों में उगाने की कोशिश करें तो गंदम ग्रो नहीं करेगी, फसल तैयार नहीं होगी, गंदम हासिल नहीं होगी। गंदम कट के जो खेत हैं वो महीना खाली रहते हैं, उसके बाद उसमें हल चलाते हैं, पौधा फेरते हैं, उसको तैयार करते हैं और फिर उसमें अगर जो हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, शेखपुरा, गुजरांवाला, लाहौर, यहाँ पे चावल काश्त किया जाता है। अब चूँकि हम लोकल, मैं अपने चूँकि इस इलाके की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लोकल की है। अब चावल जब हम ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा आजकल अगर आप बाहर जाएँ तो आपको कुछ जगहों पे छोटे-छोटे चावल उगा हुआ नज़र आ जाएगा। ये चावल ग्रो करता रहेगा और सर्दी के आने से थोड़ा-सा पहले चावल कटना शुरू हो जाएगा और चावल कटेगा उसके बाद जो है गंदम वहाँ पे उगाया जाएगा। आसान ज़ुबान में ये कह लीजिए कि एक साल में एक खेत में 2 फसलें तैयार होती हैं। एक जो गर्मी के मौसम में कहूँगा उसको मैं, गर्मी के मौसम में बोई जाती है और सर्दी से पहले काट ली जाती है, सर्दी आने के करीब-करीब, और दूसरी सर्दी आने से पहले काट ली जाती है और जब गर्मी का मौसम होता है तो काट ली जाती है। या देखिए गर्मी में गन्ना उगाई जाती है और सर्दी के शुरू में चावल को ग्रो किया जाता है। चावल को गन्ना कटती है तो चावल उग जाता है और ये चावल सर्दी के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में काट लिया जाता है और गन्ना को काश्त कर दिया जाता है। अब ये दोनों फसलें एनुअल हैं। एनुअल प्लांट्स वो हैं जो 6 माह में अपना 6 माह एवरेज हाफ ये कह लीजिए अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। जैसे मैंने भी कहा था कि अगर आप गंदम कटी हुई है, उस गंदम को ग्रो करने की कोशिश करें तो गंदम उगेगी नहीं। ऐसे ही जब जैसे ही चावल काश्त होता है, यानी चावल काट लिया जाता है मुंजी, उसको छीलते हैं, चावल बनाते हैं। अगर मुंजी को आप ग्रो करने की कोशिश करें सर्दी के मौसम में, तो वो ग्रो नहीं करेगी। रीज़न एक ही लफ्ज़ है, डोरमेंसी, सी डोरमेंसी। अक्सर बेशतर पौधे जिनका ज़िक्र किया गया है, वो फसलें जो हम ग्रो करते हैं, जब वो ग्रो होती हैं तो उनके बीज ख़मीदा होते हैं, डोरमेंट होते हैं, सोए हुए होते हैं और उनको ग्रो करने की कोशिश करते वो ग्रो नहीं हो सकती। ये टॉपिक हमारा है जी सी डोरमेंसी का। दूसरी एग्जांपल इसमें है बड डोरमेंसी। ये लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा इससे पहले। सेमेस्टर 2 था जी आपका एंजियोस्पर्म, उसमें बहुत से टॉपिक्स थे। एक था बर्ड, उसमें डॉर्मेंट बर्ड्स, डेफर्ड बर्ड, ये टॉपिक आपके सेमेस्टर 2 में शामिल थे बॉटनी के अंदर। याद है, भूल चुके हैं किसी को? जी विंटर सर बर्ड पढ़े थे। जी पढ़े थे, याद भी हैं कि नहीं है, क्या होते हैं? सर ओके ओके हैं बस याद। जी, कोई स्टूडेंट जिसको याद हो जी, तज़ीर कोई? इतने स्लो रिस्पॉन्स का मतलब है याद नहीं है। चलें सुन लीजिए। मैं मिसाल देने लगा हूँ, पाकिस्तान से मिसाल देता हूँ, बल्कि अपने इलाके से मिसाल देता हूँ। शेखपुरा सिटी डिस्ट्रिक्ट से मिसाल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अगर आप कचहरी, चूँकि कॉलेज कचहरी के बिल्कुल करीब वाक़ है, कचहरी में आस-पास एक पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया गया है, बल्दिया ने फर्श कराया उसको। आप जानते हैं, समझते हैं कौन-सा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया गया है कचहरी के आस-पास के इलाकों में? किसी ने देखा हो?
इसके ऑफिस के बिल्कुल साथ बहुत ज़्यादा इसके प्लांट ग्रो हुए हैं, जो कि कचहरी का चौक है में। चलें, आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग केमिस्ट हैं, पौधों से आपका इंटरेस्ट रखा नहीं है। बहरहाल शहतूत एग्जाम्पल, जी आपने क्या कहा था बुशरा? नहीं, वो आप कहीं आगे चली गई हैं। मैं एग्जाम्पल चूँकि दे चुका हूँ। शहतूत, तूत और शहतूत एक ही चीज़ है जी, मलबरी आसान ज़ुबान में। बहरहाल असल सवाल की तरफ आ रहे हैं कि आप इस बात से वाकिफ हैं, एक और लफ्ज़ है डिसीडुअस। ये लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, ये तो बता दीजिए कम से कम डिसीडुअस क्या होता है? व्हाट इज डिसीडुअस? ये तो आप सर लोग जिनके पत्ते साल के एंड पे एंड होने के गिरते हैं, सीजन एंड होने पे। मिसाल के तौर पे कौन सा सीजन है और कौन सा पौधा है? सर फॉर एग्जांपल जामन होगा सर। जामन कब गिरते हैं पत्ते इसके? सर उसके तकरीबन आज से 2-3 माह पहले गिर चुके हैं। अब तो उनका फल लगा हुआ है, यानी कि न्यू पत्ते उग चुके हैं। आपका अप्रैल जवाब तकरीबन, नहीं, अप्रैल सर तकरीबन। नहीं, आपका जवाब गड़बड़ हो गया कुछ। आपने कुछ की चीज़ें आपको याद हैं, लेकिन टाइम आपने गड़बड़ कर दिया सारे का सारा। और कोई चीज़, और कोई स्टूडेंट? ये ज़रूरी है कि साइंस के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी आंखें भी खुली हों और ब्रेन भी खुला हो। ऑब्जर्वेशन आंखों से की जाती है, क्योंकि ये वाली चीज़ें आंखों से नोट होने वाली होती हैं। रीज़न फिर वही बात आ गई, आप लोग केमिस्ट बन रहे हैं, आपकी तो जो केमिस्ट्री में है, बॉटनी में तो जो बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा हम बरसात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया में सेम यही कंडीशन है। हमारे यहाँ बरसात के एंड, जैसे बरसात का मौसम खत्म होता है तो मौसम खज़ां शुरू हो जाता है। सितंबर का आखिरी हिस्सा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मौसम खज़ां है, ऑटम सीजन है। ऑटम सीजन में हमारे बहुत से पौधों के पत्ते गिर जाते हैं। पत्तों के गिरने के लिहाज से लफ्ज़ है डिसीडुअस, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, वहाँ लगा टेम्परेट है, डिसीडुअस का मतलब है गिर जाना, पत्तों का गिरना, शेडिंग। ये बहुत से पौधे जिनका नाम अभी मैं चंद का नाम लूंगा, अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब मैं उन पौधों का नाम लूंगा जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। शीशम, टाली, कीकर, कीकर बहुत मशहूर पौधा है, धरेक और नीम। मैंने उन 4 पौधों का नाम लिया जो हमारे यहाँ बहुत ही वेल नोन है। कम बेश हर बंदे ने ये पौधे देखे हुए हैं और इनसे आप वाकिफ। ये हमारे टिपिकल पौधे हैं, टेम्परेट रीजन के पौधे हैं। और जैसे ही ये मौसम आएगा, सितंबर का एंड, अक्टूबर नवंबर, यानी मौसम खज़ां, तो इनके पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे। सर्दी आने से पहले ये तकरीबन पत्तों से खाली हो चुके होते हैं। अब सर्दी का मौसम, अब हमारा इलाका टेम्परेट रीजन है, हम जहाँ पे मौजूद हैं दिस इज टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में सर्दी का मौसम, जो हमारे यहाँ प्लॉट प्लांट है, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके लिए सर्दी का मौसम अच्छा नहीं है। सर्दी, हमारा इलाका चूंकि थोड़ा सा गर्म है, वार्म टेम्परेचर है, सर्दी का मौसम इन पौधों के नुकसानदेह होता है। वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, खुद सो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं। इनके ऊपर कोंपलें मौजूद होती हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं करती होती। कोंपलें भी सो जाती हैं, वो भी डॉर्मेंट होती हैं, खाबीदा होती हैं। क्यों और वो ख़त्म कैसे होगा, ये अगला मसला है। और अगर आपने कभी नोट किया हो, गौर किया हो, आपने अगले साल, चूँकि अब तो टाइम गुजर चुका है, चेक कीजिएगा, जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, चूँकि दिसंबर जनवरी में शीत सर्दी होती है, जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है। और शहतूत और उसके बाद ऐसे ही जो है धरेक और इन तमाम पौधों में वो जो सोई हुई कॉम्प्लें थी, जो डॉर्मेंट प्लांट थी, वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और छोटे छोटे पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर वो डेवलप हो जाती हैं। ये है जी बर्ड डॉर्मेंसी। ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया, पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। चूँकि सिलेबस की वर्डिंग यही थी, ये मेरा ख्याल में जो मैंने बयान की थी कि एक इंट्रोडक्शन था इसका, और इसका दूसरा हिस्सा था इसकी काजेज था, जिसमें ये देखना पड़ेगा जी, काजेज ऑफ सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी। अब एक पॉइंट तो मैंने इसमें बयान कर दिया है कि सर्दी का मौसम इन पौधों के लिए जो डिसीडस प्लांट हैं,
उर्दू में इसको पतझड़ कहते हैं, उनके लिए सर्दी का मौसम बहुत टफ होता है। सर्दी के मौसम में नंबर एक, अगर ट्रांसपायरेशन होती रहे तो बहुत सारे पानी का लॉस हो जाएगा। सर्दी का मौसम में टेम्परेचर लो होता है, इतना लो होता है कि ये पौधे मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते, चुनाचे ये अपने वो सारे प्रोसेस स्टॉप करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं और गिरते हुए पत्तों में से कुछ कारम चीज़ों को ये रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, फालतू मादों को अपने पत्तों में स्टोर कर देते हैं और वो पत्ते गिर जाते हैं और इस वजह से इनको कुछ फालतू चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से भी छुटकारा हासिल हो जाता है। जैसे ही नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आता है, फरवरी का मौसम, तो वो वाली कंपनी फूट पड़ती हैं, स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है और न्यू लीव्स डेवलपना शुरू हो जाते हैं, पत्ता बिल्कुल एक्टिव, पौधे एक्टिव हो जाते हैं। पहले ये था जी इसकी रीज़न। अब उसकी यहाँ पे तो उसके ख़ास रीज़न्स हैं कि सर्दी का मौसम गुजारने के लिए उसको उससे बचने के लिए पत्ते गिरा दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स सोई पड़ी हैं, ताकि जैसे ही मौसम मुनासिब हो वो प्रॉपर ग्रो होना शुरू हो जाए। लेकिन अब जो दूसरा हिस्सा है हमारा सीड वाला, वो बहुत लंबा चौड़ा है। वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बीज सोए हुए होते हैं। अब इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। याद रखिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से नहीं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन वो अलग मसला है कि जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर कोई के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर अब चूंकि रीज़न बहुत सी हैं, रीज़न थोड़ी नहीं है बल्कि बहुत सारी रीजन हैं जिनकी वजह से ये डॉर्मेंसी होती है, उसको मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़रा मुझसे कर दूँ ताकि ना तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बना और क्वेश्चन भी आपका प्रिपेयर हो जाए। नंबर एक, आप इस बात से वाकिफ हैं कि बीज के अंदर बाहर सीड कोट टेस्टा कवर मौजूद है, उसके अंदर कॉटिलिडन्स, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अक्सर बेशतर केसेस में जो ओव्यूल हो जो बीज होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है वो अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ और नेचर उसको कुछ टाइम देती है पकने के लिए, बेचोर होने के लिए। इस अरसे में वो सारे का सारा रेस्ट पीरियड में होता है, सोर होता है, डॉर्मेंट होता है, ये वजह से वो उग नहीं सकता है। नंबर दो, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, कुछ पौधों को ग्रो होने के लिए चंद खास हालात की जरूरत होती है, मसलन नमी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब तक उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड ना कर दी जाएं उस वक्त तक वो पौधे, ये उनकी इनडेड प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है जो जेनेटिकली डिटरमिनेटेड है, इसलिए वो खास मौसम रखते हैं। उससे पहले उनको ग्रो करने की कोशिश की जाए तो वो ग्रो नहीं हो सकते हैं, ना ही होते। याद रखिए जो सीड्स होते हैं, ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट है फिजियोलॉजी के हवाले से, सीड जो है वो लिविंग होता है। जो चीज़ लिविंग है उसमें रेस्पिरेशन हो रही होती है, लेकिन इसकी रेस्पिरेशन बहुत मिनिमम लेवल पे होती है, बहुत मिनिमम लेवल पे, जो जस्ट उसको जिंदा रहने के लिए काफी है। जब बीज उगना शुरू करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है और इन्फ्लेमेशन वो मुकम्मल बात ग्रो होना शुरू हो जाता है। एक और लफ्ज़ है जी, सीड वायबल। वायबल जिंदा रहने को कहते हैं। याद रखिएगा कि अक्सर बेशतर पौधों के बीज उगने के बाद कुछ टाइम के लिए डोरमेंट होते हैं, लेकिन वो वायबल होते हैं, उनमें उगने की सलाहियत होती है। और जो मेजॉरिटी पौधे हैं उनमें तो 6 माह का टाइम होता है, 6 माह बाद जो एनुअल प्लांट हैं, एनुअल प्लांट के बीज 6 माह के बाद जो है वो ग्रो हो सकते हैं, ताकि साल में 2 फसलें या 2 तरह के पौधे जो हो सकें। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कुछ और अरसे तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक टाइम गुजर जाता है, जब कुछ टाइम गुजरता है तो उसके बाद बीज उगना बंद हो जाते हैं, उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिम्नोस्पर्म, अगरचे हम इसे ज़्यादा डिटेल हमारे सामने होती है एंजियोस्पर्म की। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं, उनकी कोन्स के अंदर, आपको याद होगा आपने कोन्स पढ़ी हुई हैं, देखी भी हुई हैं, और ये मेरे चैनल के ऊपर पाइनस के कोन्स के हवाले से एक वीडियो मौजूद है, उसको आप चेक कर सकते हैं, फीमेल कोन खास तौर पर। जो कोन्स होती हैं ये क्लोज होती हैं और फीमेल कोन पाइनस की बात करें तो 3 साल में प्रिपेयर होती है, ये 3rd ईयर में ओपन होती है और फिर उसके बाद बीज ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनकी कोन बंद रहती है जब तक जंगल में आग ना लगे। जब जंगल में आग लगती है
तो उसके बाद वो कौन खुलती हैं, फिर उनके बीज निकलते हैं उसमें से, और उसके बाद, और ये नोट किया किसी साइंटिस्ट ने कि 75 ईयर्स तक भी एक कौन महफूज रही और उसमें से बीज निकले और वो ग्रो हो गया। ये वायबिलिटी के लिहाज से मैंने पॉइंट डिस्कस किया है। अब टॉपिक हमारा कंटिन्यू है जी, लेकिन टाइम जो खत्म हो रहा है, चढ़ना हो गया, आज फ्राइडे, इसलिए अब हम इसे आगे नहीं जा सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें, बाकी पॉइंट्स के कल डिस्कस किए जाएंगे जी। चूँकि 9:30 हो गए हैं, इसलिए अब आप ये जी एक स्टूडेंट, ये कौन शो हो रहा है जी, बगैर नाम से कुछ स्टूडेंट शो हो रहा है मेरे पास। Who is this? गायब हो गया, विदाउट नेम एक स्टूडेंट था जी। Who was it? नोट किया किसी ने? Yes, sir, मैंने देखा। चलो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।